हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले हमने पढ़ लिया था प्रॉस पाइस को, ठीक है, जो उनका वर्क था, ठीक है, प्रॉस पाइस, ठीक है, जो उनकी पोयम थी। तो दो ही थी जो आपके एलटी सिलेबस में है, तो वो हमने कवर कर लिया था, लास्ट वीडियो उनकी थी। और आज की इस वीडियो में हम माय लास्ट डचेस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ये दोनों कवर हो जाएगा, देन आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो उनका बायोग्राफिकल था, इंट्रोडक्शन वगैरह, वो मैंने उसी में करा दिए थे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये माय लास्ट डचेस, ये भी एलटी के सिलेबस में है और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही लिखा है माय लास्ट डचेस। कब लिखा था? 1842 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहा है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो। क्योंकि ये आज की जो क्लास होगी ये 24 क्लास है रिगार्डिंग एलटी, ठीक है, 24 क्लास। अभी तक मैंने 23 क्लास दे दिया है जो आपके एलटी पे ही था, ठीक है, जो कि एलटी पे ही था 23 क्लास। आज ये 24 क्लास होगा। और अगर आपका प्यार सपोर्ट इसी तरह बना रहा, आपका फीडबैक वगैरह मिलता रहा, जो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब फीडबैक, तो ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी आपकी एलटी की, ठीक है। अभी हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, देन इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर या प्रैक्टिस इसके करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। माय लास्ट डचेस है। डचेस यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? डचेस फीमेल की बात कर रहे हैं, वाइफ की बात कर रहे हैं, मतलब अभी जब हम कहानी को समझेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की है ये पोयम एंड 1842 में ये आया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एक तो मोनोलॉग है, मोनोलॉग मतलब एक सिंगल स्पीकर जो स्पीच देता है। और ड्रामेटिक लग गया तो इसका मतलब ड्रामा में कोई सिंगल कैरेक्टर है जो आके स्पीच दे रहा है ड्रामा में, या फिर कोई सिंगल कैरेक्टर है जो स्पीच दे रहा है और उसमें कुछ थोड़ा सा किसी कहानी को बता रहा है, मतलब कोई स्टोरी बता रहा है, वो ड्रामेटिक हो गया। तो ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। पोएम एंड इट्स फॉर्म की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये पोएम है माय लास्ट डचेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये ध्यान रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का सबसे ब्रिलियंट एग्जाम्पल है इंग्लिश लिटरेचर में। इन दिस फॉर्म अ सिंगल स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर, ठीक है, ग्रेजुअली रिवीलिंग नॉट ओनली द सिचुएशन बट ऑल्सो देयर ओन इनर कैरेक्टर्स फ्लॉज एंड हिडन वॉइसेस। तो इसको अगर हम समझेंगे, ठीक है, तो इसमें अगर हम समझें ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब क्या होता है। ड्रामेटिक, ये पोयम माय लास्ट डचेस जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब ये पोयम लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन बोलता हो। ड्रामेटिक मोनोलॉग वही हो गया, एक पोयम लिखने का ऐसा तरीका जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन बोलता हो और वह किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा होता है जो पूरी पोयम में चुपचाप सुनता है। यानी कि इसमें क्या होता है, बोलने वाला पर्सन वो क्या कहलाएगा? स्पीकर कहलाएगा। वह अपनी बातें बताते बताते अनजाने में सिर्फ कहानी ही नहीं बताता, बल्कि क्या बता देगा? अपने कैरेक्टर, अपना स्वभाव बता देगा, अपनी फ्लॉज बता देगा, अपनी कमियां बता देगा, एंड हिडन वॉइसेस, और अपनी छिपी हुई जो बुराइयां हैं उसको भी जाहिर कर देता है बोलते बोलते। यही होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। समझ में आया? और ये जो बताता ना हिडन वॉइसेस, यानी कि अपनी छिपी हुई बुराइयां जो बताता, अपनी कमियां जो बताता, अपने चरित्र के बारे में जो बताता, ये अनजाने में वो बताता, अनजाने में ही वो कहानी बताता है। और कहानी बताते बताते अनजाने में ये सारी चीज़ें उसके मुंह से निकल जाती है, उसको पता भी नहीं चलता कि मैं अपनी पोल खोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये जो माय लास्ट डचेस आज हम पढ़ने वाले हैं, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें भी सेम यही होता है, एक स्पीकर रहता है और वो अपनी कहानी बताता है। कहानी बताते बताते वो अनजाने में ही अपने चरित्र, अपनी बुराइयाँ और अपनी कमियां और अपनी छिपी हुई बुराइयों को भी जाहिर कर देता है। और उसमें भी एक ऐसा जिससे वो बात करेगा वो चुपचाप रहेगा, वो नहीं बोलेगा, सिर्फ एक ही पर्सन बोलता है, ठीक है। और ये जो स्पीकर होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग में, जो स्पीकर होता है, ये ध्यान रखना है। हालांकि मैंने पढ़ाया है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये पूरा था, एलटी में है भी, ये मैंने पढ़ाया भी है, इसके अलग से वीडियो है चैनल पर, इसी 24 क्लासेस में है।
ठीक है, वो मैंने पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं, ये जो स्पीकर होगा ये फिक्शनल स्पीकर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फिक्शनल यानी कि काल्पनिक ये स्पीकर होगा, नॉट पोएट, पोएट नहीं होगा। तो ये अपने ध्यान रखना है, पोएट नहीं होता, यानी कि इसमें जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो नहीं है, एक उन्होंने अलग से काल्पनिक कैरेक्टर रखा है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में काल्पनिक कैरेक्टर होता है, खुद पोएट नहीं होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आगे देखेंगे इस पोएम की सेटिंग एंड सिचुएशन की अगर हम बात करें, द पोएम इज़ इन सेट रेनेशा इटली, ये ध्यान देना है। ये जो पोएम है ये रेनेशा पीरियड के इटली में सेट है। ये वो समय था, रेनेशा पीरियड का इटली में सेट है। ये वो समय था जब आर्ट, ठीक है, आर्ट एंड पॉलिटिकल, आप बोल सकते हो राजनीति, ठीक है, कला एंड राजनीति अपने चरम पर थी, ठीक है, चरम पर थी उस समय, उसी समय ये पोयम आई, उसी समय ये ड्रामेटिक मोनोलॉग सेट हुआ इटली में, ठीक है। ये वह समय था जब कला और राजनीति दोनों अपने चरम पर थे। आगे देखेंगे द स्पीकर इज इन ड्यूक ऑफ फेरारा, ये नाम याद रखना है, इसी में हम पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के बारे में। जो बोलने वाला इस माई लास्ट डचेस में जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ड्यूक ऑफ फेरारा। फेरारा का ये जो पर्सन है ये फेरारा का ड्यूक है। एंड अरिस्टोक्रेट नोन फॉर हिज अथॉरिटी एंड प्राइड, ठीक है। जो बोलने वाला स्पीकर है वो फेरारा का ड्यूक है, जो एक बहुत अमीर और शक्तिशाली शासक है, ठीक है। वो अपने अथॉरिटी, अपनी प्राइड के लिए जाना जाता है। वो किसके लिए जाना जाता है? अपने दबदबा और अपने घमंड के लिए जाना जाता है। ये ड्यूक ऑफ फेरारा, याद रखना, यही स्पीकर है, यही बोलता है, यही कहानी बताता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ही इज स्पीकिंग टू एन एनवे नेगोशिएटिंग हिज नेक्स्ट मैरिज एंड ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ही अनवेल्स अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ द लास्ट डचेस। तो ये नाम याद रखना है कि ये किससे बात करता है। इसमें अगर बात करें कि ये माई लास्ट डचेस में ये स्पीकर बोलता है, ड्यूक ऑफ फेरारा यही बोलता है, लेकिन किससे बात करता है? तो याद रखना, एक ड्यूक का दूत होता है एनवो, ठीक है। ये शादी का प्रपोजल लेके आता है, मैं यहाँ पे एंजल करके या दूत करके बुलाऊंगी, ठीक है। आपको समझ में आना, ये कौन रहता है? ये ड्यूक का दूत रहता है, दूसरे ड्यूक की बात हो रही है, ठीक है, दूसरे ड्यूक की बात हो रही है। तो जो ड्यूक है ना, एक दूत से बात कर रहा होता है, ठीक है। ये दूसरे काउंट का कोई काउंट है और उसका दूत रहता है, तो इससे ये बात करता है। ये ना मैरिज मतलब शादी का प्रपोजल लेके आया है इस ड्यूक ऑफ फेरारा के पास, ठीक है। ये ड्यूक ऑफ फेरारा दूसरी शादी कर रहा है। ये जो ड्यूक ऑफ फेरारा है, जो शासक है, ये दूसरी शादी कर रहा है। इसकी पहली पत्नी जो है वो मर चुकी है, अब ये दूसरी शादी कर रहा है। तो जब दूसरी शादी कर रहा है तो ये जो एनवे है, ये जो दूत है ना, ये आया है शादी का प्रपोजल लेके इसके पास, ड्यूक ऑफ फेरारा के पास। तो ये इसी से बात कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये ड्यूक कौन है? तो ये एक राजा यानी कि काउंट की तरफ से ड्यूक की अगली शादी की बात करने आया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। खैर ये तो बोलता नहीं कुछ, ये चुपचाप रहता है, यही सारा कुछ बोलता है, ड्यूक ऑफ फेरारा ही बोलता है, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच में बातचीत होती है, लेकिन ये चुपचाप रहता है क्योंकि साइलेंट लिसनर है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। अब यहाँ पे जो ड्यूक है, ये ड्यूक ऑफ फेरारा, ये अपनी गुजर चुकी पत्नी यानी कि अपनी पिछली डचेस की एक पेंटिंग से पर्दा हटाता है और उसके बारे में बताने लग जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। ड्यूक एंड हिज डचेस की अगर बात करें, डचेस मतलब इस ड्यूक की पत्नी, इसमें इसने क्या बताया है? वाइफ ना बोल के डचेस नाम लिया है, ठीक है। तो द ड्यूक डिस्क्राइब्स हिज फॉर्मर वाइफ एज अ वुमेन विद अ हार्ट टू सून मेड गोल्ड हु स्माइल टू फ्रीली एंड फाउंड जॉय इन सिंपल एवरीडे थिंग्स। तो जो ड्यूक है ना, इसमें ड्यूक अपनी मरी हुई पत्नी के बारे में बताता है। क्या कहता है कि उसका जो दिल है वो बहुत जल्दी खुश होने वाला था, यानी कि उसका दिल बहुत जल्दी खुश हो जाता था। वो हर किसी पर बहुत आसानी से मुस्कुरा देती थी, उसे रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती थी। ये ड्यूक बताता है अपनी डचेस के बारे में जो मर चुकी है। फिर कहता है वॉट ही शॉ एज इनोसेंट काइंडनेस ही इंटरप्रेटेड एज डिसलॉयल्टी डिसरिस्पेक्ट फॉर द एक्सकल्सिविटी ऑफ हिज 900 ईयर्स ओल्ड नेम। तो ड्यूक आगे बताता है कि वो अपनी पत्नी की मासूमियत, दयालुता की एक तरफ की बेवफाई और अनादर मानता था कि इस तरह
जो उसकी मासूमियत है, जो उसकी दयालुता है, ये एक तरह की बेवफाई है, अनादर है, डिसरिस्पेक्ट है। ड्यूक को लगता था कि उसकी पत्नी उसके 9 साल पुराने ख़ानदानी नाम जो उसे खास अहमियत नहीं देती थी, उसे देनी चाहिए थी, कुछ इस तरह। ठीक है, तो थोड़ा जेलसी है, ऑब्सेसिव प्राइड है, मेड हिम इनकेपेबल ऑफ टॉलरेटिंग हर इंडिपेंडेंट स्पिरिट। तो उसकी जलन यानी कि उसकी जेलसी, उसकी प्राइड इतना ज़्यादा है कि वो अपनी पत्नी की आज़ाद स्वभाव को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जो ड्यूक ऑफ फेरारा है ना, ये बहुत ज़्यादा घमंडी है, अथॉरिटी के लिए जाना जाता है। और दूसरा, ये जो इसकी जो पत्नी है, जिस पत्नी के बारे में ये बताएगा आज हम पढ़ने वाले हैं, माई लास्ट डचेस, यानी कि मेरी पिछली पत्नी, ठीक है, उसी के बारे में बताएगा। और उससे ये लगेगा कि ये शक्की थोड़ा है, शक कर रहा था अपनी पत्नी पर। ठीक है, ये थोड़ा शक्की भी है, इतना ध्यान रखना, दिमाग में रखना, तभी समझ में आएगी कहानी। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये क्या करता है, ये जो एनवे आया हुआ है, ये जो दूत आया हुआ है शादी का प्रपोजल लेके ड्यूक ऑफ फेरारा के पास, ठीक है, तो जब लेके आता है तो ड्यूक कहता है ठीक है, मतलब बात करता है शादी की कि उस काउंट, मतलब जो काउंट है, जो राजा है, राजा की तरफ से ये दूत आया है शादी का प्रपोजल लेके इस ड्यूक ऑफ फेरारा के पास। तो ये दोनों बातचीत करते रहते हैं। तो ड्यूक कहता है चलो मैं तुम्हें अपना महल दिखाता हूँ। तो महल जब दिखाना स्टार्ट कर देता है, ये दूध जाता है उसके साथ महल देखने। तो सबसे पहले एक पर्दा हटाता है, पर्दा हटाता है तो देखता है कि एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग में इसकी पत्नी की ही तस्वीर रहती है। तो उसी तस्वीर के बारे में ये बताने लग जाता है, अपनी पत्नी के बारे में वहीं से ये बताने लग जाता है। और अकेला ही बोलता है, ये सिर्फ चुपचाप सुनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे हम अब इसकी कहानी जब समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम थीम एंड सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो पावर एंड कंट्रोल है इसकी थीम्स, यानी कि ड्यूक ऑब्सेशन विद डोमिनेंस ओवर पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब ये पोएम जो है ये ड्यूक के उस जुनून को दिखाती है जिसमें वो हर चीज़, हर इंसान पर अपना काबू रखना चाहता है। ठीक है, जेलसी एंड प्राइड है तो हिज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट जेन्युइन जॉय नॉट सेंटर्ड ऑन हिम, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, यानी कि ड्यूक को ड्यूक ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि उसकी पत्नी की खुशी का कारण वो खुद क्यों नहीं है। तो जब हम पढ़ेंगे भी समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन, द डचेस इज रिड्यूस टू अ पोजीशन लाइक द पेंटिंग आर स्टेचू ही बूस्ट अबाउट। ठीक है, तो ड्यूक के लिए उसकी पत्नी एक जीती जागती इंसान नहीं बल्कि एक निजी प्रॉपर्टी थी, ठीक उस पेंटिंग, उस मूर्ति की तरह जिसकी वो बड़ी शान से बात कर रहा था। तो आते हैं हम कहानी पे। अब यहीं पे हम समझेंगे, क्योंकि इसमें कहानी है इसलिए ड्रामेटिक है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, यहाँ से समझेंगे तब सब समझ में आ जाएगा। इतना मैंने समझा दिया है कि जो फेरारा है, ड्यूक ऑफ फेरारा, इसके लिए शादी का प्रपोजल आया है, वो एनवे लेके आया, वो दूत लेके आया है और उसी को सब बता रहा है कि चलो महल देखते हैं, महल दिखाता हूँ। अब महल दिखाने सबसे पहले एक पर्दा हटाता तो देखता है कि एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग में ये पर्दा हटाता है ड्यूक फेरारा, दिखाता है उस दूत को, कहता है ये देखो ये पेंटिंग है, पेंटिंग में उसकी पत्नी है। ठीक है, तो फिर पत्नी के बारे में पूरा बताने लग जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। ओके, ठीक है, तो फिर जो वो आता है, वो दूत और ड्यूक दोनों आते हैं। तो ये ड्यूक क्या करता है, पर्दा हटाता तो देखता है एक पेंटिंग है, पेंटिंग में इसकी पत्नी है, तो उस पत्नी के बारे में ये बताने लग जाता है। तो आज देखते हैं यहीं से। ठीक है, अब वो ये जो पोएम पूरी बताएगा ना, वो पूरी पत्नी की कहानी बता देगा, मेरी पत्नी कैसे मरी, क्या क्या हुआ, मेरी पत्नी थी कैसी, अपनी पत्नी के बारे में, यानी कि मेरी जो लास्ट डचेस है, मेरी जो पिछली पत्नी है, अब तो मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो पिछली पत्नी है वो कैसी थी, उस पेंटिंग में उसकी पत्नी की तस्वीर है और वो बताता है। स्टार्ट करते हैं। तो कहता है, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल looking as if she were alive. I call that pieces of wonder now. Farah Pandol's hand worked busily a day and there she stands. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, वो जैसे ही वॉल पर पेंटिंग लगी हुई है और इसके ऊपर एक कर्टेन है। ठीक है, इसके ऊपर एक कर्टेन है, तो कर्टेन जैसे ही हटाता है ड्यूक ऑफ फेरारा, उस पर उसकी वाइफ की तस्वीर रहती है। ठीक है, तो फिर कहता है कि ये देखो ये मेरी लास्ट डचेस है, मेरी पिछली पत्नी यही है। कहता है दैट माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, ये दीवार पर मेरी पिछली डचेस यानी कि मेरी स्वर्गीय पत्नी की पेंटिंग है। लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव, जो ऐसी लग रही है मानो वह अभी भी जिंदा है। तो यहाँ तक समझते हैं। यहाँ तक ड्यूक क्या कर रहा है, ड्यूक बातचीत की शुरुआत सीधे इस पेंटिंग से कर रहा है, सीधे
उस दूत को लेके जाता है महल दिखाने के लिए, तो सबसे पहले इस पेंटिंग को ही दिखाता है। और पेंटिंग के ऊपर पर्दा लगा हुआ है, कर्टेन लगा हुआ है, उस कर्टेन को यही ड्यूक ही हटाता, कोई दूसरा नहीं हटा पाएगा। तो ड्यूक ही हटा के दिखाता। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे पेंटिंग हटाएगा वैसे ही ये पिक्चर दिखेगी इसकी पत्नी की। तो कहता है कि देखो ये मेरी लास्ट पत्नी है, यानी कि मेरी स्वर्गीय पत्नी की पेंटिंग है, जो ऐसी लग रही है मानो ये जिंदा है, मानो अभी भी ये जिंदा है। तो ड्यूक बातचीत की शुरुआत सीधे इस पेंटिंग से करता है। वह अपनी पत्नी को लास्ट डचेस कहता है, ये याद रखना है। वह अपनी पत्नी को क्या कहता है? लास्ट डचेस कहता है। ठीक है, लास्ट डचेस यानी कि पिछली डचेस कहता है, जिससे पता चलता है कि अब इसकी पत्नी जीवित नहीं है। वह इस बात पे जोर देता है कि पेंटिंग इतनी अच्छी बनी है कि उसमें वो बिल्कुल जिंदा लग रही है। पेंटिंग की भी तारीफ़ करता है कि पेंटिंग इतनी अच्छी बनी है कि उसमें मेरी पत्नी जो है, मेरी जो लास्ट डचेस है, वो एकदम जीवित लग रही है। फिर कह रहा है आई कॉल दैट पीसेस आ वंडर नाउ फ्रा पेंडोल्स हैंड्स वर्क बीजली अ डे एंड देयर इज सी स्टैंड्स। फिर कहता है दैट पीसेस आ वंडर, मैं इस कलाकृति का अजूबा मानता हूँ, मतलब मैं इस कला को क्या मानता हूँ? अजूबा मानता हूँ। नाउ फ्रा पेंडोल्स हैंड, यानी कि फ्रा पेंडोल्फ। फ्रा पेंडोल्फ कौन है? तो ये याद रखना है, ये एक पेंटर का नाम है। ठीक है, एक पेंटर है फ्रा पेंडोल्फ, उसी का नाम है। तो कहता है कि फ्रा पेंडोल्फ के हाथों ने पूरे एक दिन मेहनत से काम किया है। फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स वर्कड बिजली अ डे। फ्रा पेंडोल्फ के हाथों ने, यानी कि फ्रा पेंडोल्फ ने इस तस्वीर को पूरा एक दिन लगा दिया बनाने में। ठीक है, एंड देयर सी स्टैंड्स, और अब वह वहाँ पेंटिंग में खड़ी है। अपनी पत्नी को कह रहा है कि अब वो वहाँ पेंटिंग में खड़ी है, और इस पेंटिंग को बनाने के लिए फ्रा पेंडोल्फ ने पूरा एक दिन लगाया था। फिर आगे कह रहा है, उसी पेंटिंग के बारे में ही बताता है ड्यूक। ठीक है, इसमें ड्यूक क्या बताता है? ड्यूक को अपनी पेंटिंग पर बहुत गर्व है। ठीक है, इसीलिए उसे वंडर कहता है। कहता है कि ये जो पीस है, ये जो पेंटिंग है, ये मुझे देखकर कैसा लग रहा है? बहुत ही वंडर लग रहा है। और वो तुरंत पेंटर का नाम भी लेता है कि इस पेंटिंग को बनाने वाला कौन है? फ्रा पेंडोल्फ, यानी कि फ्रा पेंडोल्फ के हैंड्स ने बनाया ना, यानी कि तुरंत वो पेंटर का नाम लेता है, फ्रा पेंडोल्फ। फ्रा का मतलब क्या होता है? फ्रा का मतलब पेंटर का एक मॉन्क था, जो उस समय के फेमस पेंटर होते थे। ठीक है, तो ड्यूक ये बताकर अपनी शान दिखा रहा है कि उसने इतने मशहूर कलाकार से ये पेंटिंग बनवाई है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्रा पेंडोल्फ का नाम लिया। फ्रा मतलब होता है पेंटर का एक मॉन्क था, एक भिक्षु था, जो उस समय के फेमस चित्रकार होते थे। तो ड्यूक ये बताकर अपनी शान दिखा रहा है कि इस पेंटिंग को बनाने वाला कौन है? वो फ्रा पेंडोल्फ है, जो उस समय का काफ़ी मशहूर कलाकार, मतलब उस समय के काफ़ी मशहूर कलाकार ने ये पेंटिंग बनाई है। तो अपनी शान भी दिखा रहा है उस दूत को। ठीक है, फिर कह रहा है, आगे कह रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है विल टी प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर, क्या आप बैठकर उसे देखना चाहोगे? आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन, मैंने जानबूझकर फ्रा पेंडोल्फ का नाम लिया। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। तो ड्यूक अपने मेहमान को, यानी कि जो दूत को दिखाना कह रहा ना कि चलो महल दिखाता हूँ मैं, इसको कहानी की तरह समझो क्योंकि है कहानी ही। तो ड्यूक कहता है ना कि चलो मैं महल दिखाता हूँ, उस दूत को जो वो शादी का प्रपोजल लेके आया है उसे ही कहता है कि चलो मैं महल दिखाता हूँ। महल दिखाने से पहले उसने एक पेंटिंग को दिखा दिया, उस पेंटिंग में उसकी पत्नी है, तो पत्नी के बारे में ही बताने लग गया। तो ड्यूक अपने मेहमान को बैठने के लिए कहता है, जिससे पता चलता है वो पेंटिंग के बारे में विस्तार से बात करना चाहेगा। अब वो ना अपनी खड़े खड़े बात नहीं करेंगे, कह रहा है यहीं पे बैठ जाओ, अब आप बैठ जाओ। उस मेहमान को कह रहा है, जिस मेहमान को महल दिखाने के लिए कह रहा था, तो कह रहा है यहीं पे बैठ जाओ। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अब वो पेंटिंग के बारे में शायद वो क्या करेगा? विस्तार से बताएगा। तो वहाँ पे ये स्वीकार करता है, वो कहता है, क्या कहता है कि उसने पेंटर का नाम बाय डिज़ाइन यानी जानबूझकर लिया है। इसके पीछे एक खास वजह है जो अगली लाइन में मैं बताता हूँ। ठीक है, ड्यूक कहता है मैंने जो पेंटर का नाम लिया है वो मैंने क्या लिया? जानबूझकर लिया है। क्या कहता है? फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्स काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस। ठीक है, तो इतना समझते हैं। कह रहा है क्योंकि फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर लाइक यू दैट पिक्चर काउंटेनेंस, क्योंकि आप जैसे अजनबी जब भी इस तस्वीर वाले चेहरे को और उसकी सच्ची नज़रों को, गहराई और जुनून को देखते हैं तो वो हमेशा एक सवाल पूछते हैं। यानी कि अब ड्यूक क्या कह रहा है उस दूत से कि सिर्फ आप ही नहीं हो,
जो भी आता है, जिसको भी मैं ये पिक्चर दिखाता हूँ, इस तस्वीर को दिखाता हूँ, तो मेरी पत्नी की तस्वीर देखकर उसके अंदर एक अजीब सा सवाल उठता है। जो भी पर्सन, सिर्फ आप ही नहीं हो, तुम तो देख रहे हो इस समय, लेकिन तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग जो इस पेंटिंग को देखते हैं, उनके अंदर एक सवाल उठता है। और वो सवाल जब उठता है तो लोग मेरी तरफ देखते हैं, यानी कि मुझसे जवाब मांगते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं ताकि ये जवाब दे। अब वो सवाल क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ड्यूक बताते हैं कि उसने पेंटर का नाम क्यों लिया। वह कहता है कि जो कोई भी, यानी कि जो कोई भी स्ट्रेंजर, यानी कि खासकर अजनबी इस पेंटिंग को देखता है, वह डचेस के चेहरे के भाव, स्पेशली उसकी आंखों में जो गहराई है, जो जुनून है, डेप्थ एंड पैशन, यानी कि उसकी आंखों में जो गहराई, जो जुनून है, उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसकी नज़रें बहुत अर्नेस्ट, यानी कि सच्ची और गंभीर है। इन भावों को देखकर हर किसी के मन में एक सवाल उठता है कि डचेस के चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है। यानी कि ड्यूक पहले से ही जानता है कि उसका मेहमान यही सवाल पूछेगा, इसलिए वह खुद ही बात को आगे बढ़ा रहा है। समझ में आ रहा होगा ना। तो इन 8 लाइन में हम ये समझते हैं कि ड्यूक अपने मेहमान को अपने डेड पत्नी की एक शानदार, एक जीवंत पेंटिंग दिखा रहा है। उसे इस पेंटिंग पर बहुत गर्व है, जिसे एक फेमस कलाकार फरा पेंडोल्फ ने बनाया है। तो ड्यूक जानबूझकर उस पेंटर का नाम लेता है क्योंकि पेंटिंग में डचेस की आंखों में एक ऐसा गहरा और भावुक लुक है, जिसे देखकर हर कोई ये जानना चाहता है कि उस चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है। ड्यूक पूरी बातचीत को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। आगे में आएंगे। इतना समझ में आया। यानी कि वो बीबी की तस्वीर तो है उसमें, लेकिन उसमें जो पेंटिंग है, पेंटिंग में जो तस्वीर है इसकी पत्नी की, तो वो थोड़ा मुस्कुरा रही है, ठीक है। थोड़ा उसके चेहरे पे लाली है, स्माइल कर रही है। तो जो कोई भी उसकी तस्वीर को देख रहा है तो सवाल उठाता है, यानी कि ड्यूक से ही पूछता है कि तुम्हारी बीबी इसमें हंस क्यों रही है, या स्माइल क्यों कर रही है, इतना चेहरे पर भाव क्यों है, इतना अच्छा भाव क्यों है। ये सब देखकर लोग मुझसे सवाल करते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं हो, हर कोई, जो कोई भी देखता है, कोई स्ट्रेंजर भी इस तस्वीर को देखता है तो मुझसे सवाल करता है कि तुम्हारे बीबी के, तुम्हारे डचेस के चेहरे पर इतना भाव क्यों है, उसकी आंखों में इतनी गहराई और इतना जुनून क्यों है, उसके होठों पर इतनी स्माइल क्यों है, उसके चेहरे पर इतनी खुशियाँ क्यों हैं, पूछता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं शक्की के भाव से देख रहा है, ठीक है, अभी बता रहा है वो, ठीक है। तो ड्यूक इस तरह अपने मेहमान को बता रहा है। अब कहीं ना कहीं अभी आप ही को लग रहा होगा कि ड्यूक इस तरह क्यों पूछ रहा है या क्यों बता रहा है अपनी पत्नी के बारे में। थोड़ा थोड़ा आपको डाउट लग रहा होगा कि हाँ ये पक्का शक्की होगा, है ना, ड्यूक जो अपनी बीवी पर शक कर रहा है। लेकिन इस लाइन में तो नहीं समझ में आया होगा। अब इस लाइन में समझ में आएगा, इस वाली स्टेंजा में कह रहा है कि बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नन पुट्स बाई द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई seemed as they would ask me if they trust how such a glance came there, so not the first. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ड्यूक की बट टू माई सेल्फ दे टर्न, यानी कि पेंटिंग को देखने के बाद लेकिन वो मेरी तरफ मुड़ते थे। मतलब ड्यूक कह रहा है कि जो कोई भी पेंटिंग में डचेस के चेहरे के भावों को देखता था, मेरी पत्नी के चेहरे को देखता था, तो वह सवाल पूछने के लिए मेरी तरफ देखते थे। यानी कि जो कोई भी देखता था वो सवाल पूछने के लिए मेरी तरफ देखते थे, ठीक है। फिर कह रहे हैं सिंस नन बट पुट्स बाय द कर्टेन, ठीक है, आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। फिर कह रहे हैं क्योंकि उस पर्दे का कोई नहीं हटा सकता जिसे मैंने तुम्हारे लिए हटाया है मेरे सिवा। फिर कह रहा है कि ये जो पेंटिंग है, इस पे जो कर्टन लगा हुआ है, इस कर्टन को कोई हटा नहीं सकता, सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं हटा सकता। जैसे मैंने तुम्हारे लिए, तुमको दिखाने के लिए मैंने ये कर्टन हटाया है, मेरे सिवा कोई नहीं हटा सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे ड्यूक बताता है कि पेंटिंग एक पर्दे के पीछे छिपी हुई है। ये जो पेंटिंग ऐसे सरेआम नहीं है, इसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है, एक पर्दे के पीछे ये छिपी हुई है, ठीक है। उस पर्दे को सिर्फ और सिर्फ ड्यूक ही हटा सकता है। समझ में आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि ड्यूक कितना कंट्रोल करने वाला है और अधिकार जताने वाला पता चल रहा है ना हमको, कि इस पर्दे को कोई नहीं हटा सकता। जो इसके अंदर तस्वीर है उसको कोई नहीं देख सकता जब तक ड्यूक उसको हटा के दिखाएगा नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ड्यूक वाकई में बहुत कंट्रोल करने वाला और अधिकार जताने वाले स्वभाव का है ना। तो वो अपनी पत्नी, यानी कि अपनी डेड पत्नी की तस्वीर पर भी पूरा नियंत्रण रखता है। यानी कि कोई नहीं देख सकता सिवाय मेरे, केवल अपनी मर्जी से वो किसी को उसे देखने देता है। तो इससे साफ पता चलता है वो कितना कंट्रोलिंग होगा, कैसे वो कंट्रोल करता होगा। जब उसकी पत्नी जिंदा रही होगी कितना वो कंट्रोल करता होगा। इससे साफ पता चल रहा है ना कि जो ड्यूक ऑफ फेरारा है वो कितना शक्की है ना।
फिर कह रहा है एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे ट्रस्ट हाउ मच अ ग्लांस केम देयर सो नॉट द फर्स्ट। फिर आगे कहता है, आगे देखेंगे, एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ ट्रस्ट हाउ सच अ ग्लांस केम देयर। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। केम देयर कह रहा है और ऐसा लगता है मानो वो मुझसे पूछना चाहते हो, अगर उनमें हिम्मत होती तो चेहरे का एक भाव कैसे आया, ये चमक कैसे आई। मतलब ड्यूक कहता है कि लोगों के चेहरे से साफ पता चलता था कि वह ये सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन अगर वो हिम्मती होते, इफ़ दे ट्रस्ट, यानी कि अगर वो हिम्मती होते तो ये दिखाता कि लोग ड्यूक से डरते थे और सीधे सीधे उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं करते थे। यानी कि जो कोई भी इस तस्वीर को देखता था, कोई भी स्ट्रेंजर भी देखता था, तो उसके अंदर एक सवाल रहता था, लेकिन वो मेरी तरफ मुड़ते तो थे सवाल करने के, लेकिन करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। तो इससे ये पता चल रहा है कि ड्यूक वाकई में कैसा डरा के रख रहा था लोगों को। ठीक है, इसे साफ पता चल रहा है वो ड्यूक किस टाइप का है। वो अपने बारे में बता तो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं अपना रिवील कर रहा हूँ, अपनी चीज़ों को पोल खोल रहा हूँ, तुम किस टाइप के थे। यानी कि उसे सीधे सीधे कुछ पूछने की हिम्मत किसी के पास नहीं रहती थी। कोई ये नहीं पूछता था कि तुम्हारी जो डचेस है उसके चेहरे पर ऐसी चमक क्यों है, वो इतना स्माइल क्यों कर रही है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। सवाल उठते थे, लेकिन कोई मुझसे पूछने तक की हिम्मत नहीं रखता था। वे बस ये जानना चाहते थे कि डचेस के चेहरे पर वो खुशी और जुनून किस वजह से है, लेकिन कोई पूछता नहीं था। सबके अंदर ये सवाल आता था कि डचेस इतनी हंस क्यों रही है, इतनी स्माइल क्यों कर रही है। ठीक है, उसके चेहरे पर इतनी चमक क्यों है, बट कोई पूछता नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये डर, मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को, ऑडियंस को पता चल रहा है कि वाकई में ये ड्यूक कितना डरा के रखा है। फिर कह रहा है सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न, आगे आएंगे, आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। आगे कह रहा है तो तुम पहले इंसान नहीं हो जो इस तरह मुड़कर ये पूछना चाह रहे हो। फिर अपने मेहमान को कह रहा है, जिस मेहमान से वो महल दिखाने की बात कर रहा था, जो मेहमान था, जो दूत था, तो ड्यूक अपने मेहमान से कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे के भाव को पढ़कर समझ गया हूँ, तुम भी वही सवाल पूछना चाहते हो। ये तुम पहले इंसान नहीं हो जो मेरी तरफ मुड़कर सवाल पूछना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंजर आए जो भी इस पेंटिंग को देखते हैं तो मेरी बीवी के चेहरे का जो चमक है उसको देखकर, उसकी स्माइल देखकर मुझसे सवाल पूछते हैं, आखिर ये इतनी चमक क्यों है, इतना हंस क्यों रही है, इतना स्माइल क्यों कर रही है पिक्चर में। ठीक है, सिर्फ तुम ही पहले नहीं हो। ठीक है, और तुम्हारे चेहरे से मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर भी तुम भी वही सवाल पूछना चाह रहे हो। फिर कहता है चिंता मत करो, तुम ऐसा सोचने वाले पहले व्यक्ति नहीं हो। यहाँ ड्यूक खुद को बहुत होशियार और बातचीत को अपने कंट्रोल में रखने को दिखा रहा है। फिर कह रहा है सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली called that spot of joy into the duchess cheek perhaps Fra Pandolf changed to see her mental lapse। खैर अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यहाँ पे देखते हैं, सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, ठीक है, ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक। फिर कह रहा है कि जनाब सर सिर्फ उसके पति यानी कि मेरी मौजूदगी ही एकमात्र वजह नहीं थी जिससे डचेस के गालों पर खुशी की वो लाली आ जाती। समझ में आया? स्पॉट ऑफ जॉय मतलब जो इसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, जो लाली है, उसकी सिर्फ मैं ही वजह नहीं हूँ। यहाँ पे ड्यूक खुद कह रहा है मैं उसका पति था ना, सिर्फ मेरी वजह से वो मुस्कुराती नहीं थी, उसके गालों पर ये लाली नहीं थी मेरी वजह से। यहाँ से ड्यूक की असली शिकायत शुरू होती है। अब यहाँ से ड्यूक कहीं ना कहीं उसकी बुराई कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? बहुत ही अच्छाई वे में कर रहा है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट। एक इंसान होता है ना कि अपनी पत्नी की या किसी की बुराई कर रहा है जिससे बहुत तंग आ गया, परेशान हो गया है, तो उसकी डायरेक्ट बुराई करेगा। लेकिन ये बुराई तो कर रहा है, लेकिन किस तरह? अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहा है, यानी कि मैं सही हूँ, वो गलत है, इस तरह के वो कर रहा है। ठीक है, कह रहा है यहाँ से वो शिकायत कर रहा है, वो बता रहा है कि डचेस के गालों पर जो खुशी की चमक है, ये लाली दिख रही है, वो सिर्फ उसे यानी कि उसके पति को देखकर नहीं आई थी। इस बात से ड्यूक की जलन और नाराज़गी साफ झलकती है। कहता है कि जो मेरे पत्नी के चेहरे पर जो खुशी की लाली है वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं है। इसका मतलब साफ पता चल रहा है क्या कहना चाह रहा है। ये थोड़ा शक्की लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उसका मानना था उसकी पत्नी को सिर्फ उसी की प्रेजेंस में खुश होना चाहिए। ड्यूक का ये मानना था कि मेरे प्रेजेंस में ही मेरी पत्नी को खुश होना चाहिए या मुस्कुराना चाहिए, मुझे ही देख के, किसी और को देखकर नहीं। ठीक है, थोड़ा शक्की है। फिर आगे कहता है परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चेंज टू से हर मेंटल लैप्स। कहता है शायद पेंटर फ्रा पेंडोल्फ ने यूँ कह दिया होगा आपका शॉल लिपटा हुआ है। तो ड्यूक यहाँ पे अब थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा है
कि मेरे पत्नी के चेहरे पर ये हंसी क्यों है, ये स्माइल क्यों है, ये लाली क्यों है खुशी की। तो यहाँ पे ड्यूक बता रहा है, शायद लगा दे रहा है, उदाहरण देना शुरू करता है कि शायद उसकी पत्नी कितनी आसानी से खुश हो गई होगी। आखिर इसमें स्माइल क्यों है? वो कहता है शायद पेंटर ने पेंटिंग बनाते समय कोई बहुत सी मामूली या विनम्र टिप्पणी की होगी। यानी कि जब पेंटर मेरी पत्नी का पेंटिंग बना रहा था, चित्रकारी कर रहा था, तो शायद पेंटर ने कुछ कहा होगा, तब ये हंसी होगी। ठीक है, शायद पेंटर ने कहा होगा कि मैडम आपका शॉल या दुपट्टा आपकी कलाई पर ज़्यादा लिपट गया है, या कोई ऐसी साधारण सी बात बोली होगी पेंटर ने। तो ड्यूक के अनुसार इतनी छोटी सी तारीफ या टिप्पणी पे भी डचेस को खुश करने, उसके गालों पर लाली लाने के लिए काफ़ी थी। यानी कि वो कह रहा है कि मेरे पत्नी के चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है, शायद उस समय जब पेंटर पेंटिंग बना रहा होगा तो उस समय कह रहा होगा कि मैडम आपका शॉल या दुपट्टा आपकी कलाई पे आ गया है, या कोई ऐसी साधारण सी टिप्पणी की होगी, या कोई तारीफ़ें की होगी, छोटी मोटी तारीफ़ की होगी, जिसकी वजह से ये हंस रही है, जिसकी वजह से ये स्माइल कर रही है, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर लाली है। समझ में आ रहा है ना? तो इन 8 लाइन का मतलब यही हुआ। ड्यूक बताता है कि वह पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे रखता है और सिर्फ उसे ही दिखा सकता है, और सिर्फ वही दिखा सकता है, ठीक है, जो उसके कंट्रोल स्वभाव को दिखाता है। तो वो कहता है कि हर कोई डचेस के चेहरे पर जो खुशी की चमक का राज ना जानना चाहता है, वो क्यों हंस रही है, वो क्यों स्माइल कर रही है इस पेंटिंग में। लेकिन उससे पूछने से कोई उससे पूछ नहीं पाता, डरता है। फिर वो अपनी शिकायत जाहिर करता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी सिर्फ उसे देखकर ही खुश नहीं होती थी, बल्कि किसी भी छोटी मोटी बात, जैसे कि पेंटर की एक साधारण सी टिप्पणी पर भी वो खुश हो जाती थी, मुस्कुरा देती थी। ऐसा नहीं सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराती थी, कोई नौकर चाकर भी रहे उसको भी देख के मुस्कुरा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी वो धन्यवाद बोल के मुस्कुरा देती थी। उसके गालों पर खुशी की लाली आ जाती थी, जो ड्यूक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इन 8 लाइन का यही मतलब हुआ। आगे लाइन में हम आते हैं। Over my lady's wrist too much are pent, must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy she thought and cause enough. कहता है, आगे क्या कहता है, बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ड्यूक ऑफ फेरारा है उस पेंटिंग को देख के, अपनी बीवी की पेंटिंग को देख के इस दूत को सब बता रहा है। ठीक है, ये जो पेंटिंग में मुस्कुरा रही है, इसका राज क्या है, क्यों मुस्कुरा रही है। शायद पेंटिंग बनाते समय ये हंस रही होगी, पेंटर ने कुछ कहा होगा तब हंस रही होगी, जो कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है मेरी पत्नी हंस देती है, कोई भी बोलेगा हंस देती है। आगे की लाइन में देखेंगे, और माई लेडी रिस्ट टू मच, ठीक है, आर पेंट म्यूज नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रोट। फिर कह रहा शायद पेंटर कहता होगा। आगे की लाइन में हम समझेंगे, हर मेंटल लैप्स यहाँ पे पूरा समझेंगे। तो आगे की लाइन में यो पिछली लाइनों में ड्यूक ये बताना शुरू कर देता ना कि पेंटर यानी कि फ्रा पेंडोल्फ की मामूली सी बातें भी डचेस को खुश हो जाती हैं। यानी कि जो फ्रा पेंडोल्फ पेंटर बना रहा होगा, जो पेंटर है वो जब पेंटिंग कर रहा होगा मेरी बीबी की, तो वो कुछ बोल रहा होगा, या यूँ कह रहा होगा कि आप अपनी शॉल सही कर लीजिए, या आपकी शॉल कलाई पर ज़्यादा आ रही है उसको सही कर लीजिए, या छोटी मोटी कोई टिप्पणी किया होगा, या छोटी मोटी तारीफ़ किया होगा, वो खुश हो जा रही है। यानी कि पेंटर की मामूली सी बातों से भी मेरी पत्नी खुश हो जाती है। अब उसी बात को आगे बढ़ा रहा है ड्यूक, कह रहा ओवर माई लेडी रिस्ट टू मच आर पेंट होप मस्ट हैव होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रोट। पेंटर अब आगे कह रहा है ड्यूक कि पेंटर शायद कहता होगा कि आपका शॉल, यानी कि मेरी लेडी, यानी कि मेरी पत्नी की कलाई पर बहुत ज़्यादा आ गया होगा। शायद पेंटर कह रहा होगा कि यानी कि आपका शॉल कलाई पर ज़्यादा आ गया, या फिर पेंटिंग कभी भी उस हल्की सी लाली को नहीं बना सकती जो आपके गले के पास आकर ख़त्म हो जाती है। मतलब यहाँ पे ड्यूक उदाहरण दे रहा है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। आखिर ये हंस क्यों रही है, मुस्कुरा क्यों रही है, शायद ऐसा ही होगा। पहला ये कि पेंटर का ये कहना कि शॉल कलाई पर ज़्यादा है, या ये कह रहा होगा पेंटर ये तारीफ़ कर रहा होगा कि डचेस के गालों पर जो हल्की सी गुलाबी चमक है वो इतनी सुंदर है कि कोई भी पेंट उसे हूबहू नहीं बना सकता, या तो ऐसे ही बोला होगा तब वो मुस्कुराती होगी। तो ये दोनों बातें ही कलाकार द्वारा की गई समान तारीफ़ें हैं जो वो मुस्कुरा रही होगी। शायद पेंटर ने इस तरह बातें बोली होगी तब ये मुस्कुरा रही है। समझ में आए? फिर आगे कहते हैं सच स्टफ वॉज कर्टसी सी थॉट एंड कॉज एनफ। आगे क्या कहते हैं, Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up to the spot of joy। यहाँ तक है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि ऐसी बातें, such stuff was courtesy, ऐसी बातें जिन्हें वह
यानी कि डचेस सिर्फ कर्टेसी समझती थी, यानी कि शिष्टाचार समझती थी, उसके लिए गालों पर खुशी की वो चमक लाने के लिए काफ़ी थी। मतलब ड्यूक यहाँ पे क्या कह रहा है, शिकायत भरे लहजे में कहता है, मतलब अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है कि इन मामूली तारीफ़ों को भी वो एक तहजीब या अच्छी आदत मानती थी। मतलब पेंटर ने एक तारीफ़ क्या कर दी, छोटी सी तारीफ़ क्या कर दी, वो उसको समझती थी शायद ये अच्छी आदत है, तहजीब है, इसलिए वो मुस्कुरा देती थी। लेकिन उसके लिए इतनी सी बात ही खुश होने और शर्माने के लिए काफ़ी थी। मतलब पेंटर ने इस तरह बोला, वो खुश हो गई, शर्माने लगी। सच स्टफ मतलब ऐसी वैसी बातें। तो ऐसी वैसी बातें शब्द का इस्तेमाल करके यहाँ पे ड्यूक दिखा रहा है कि वह इन बातों को बहुत छोटा, बहुत महत्वहीन मानता है कि कोई इस तरह तारीफ़ कर दिया और आपने हंस दिया। ये ड्यूक के लिए काफ़ी छोटी बातें हैं, बहुत महत्वहीन है। वह इस बात से नफरत थी, मतलब उसे इस बात से नफरत थी कि उसकी पत्नी इतनी छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी। मतलब एक पेंटर ने थोड़ी सी तारीफ़ क्या की, वो उस पर भी हंसने लगी। देख रहे हो इसका कैसा, मतलब इसका ड्यूक का स्वभाव अब समझ में आ रहा है ना। ड्यूक का स्वभाव कैसा, थोड़ा सा शक की टाइप का है कि नहीं, शक कर रहा है। फिर आगे देखेंगे कि फिर आगे क्या कह रहा है, सी हैड अ हार्ट हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड टू ईजली इम्प्रेस सी लाइक्ड वॉट एवर सी लुकड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। फिर कह रहा है, अब ड्यूक सीधे सीधे अपनी पत्नी के कैरेक्टर की आलोचना करना शुरू कर रहा है, उसके चरित्र की बात बताने लग जा रहा है कि वो किस टाइप की थी, उसका कैरेक्टर कैसा था। कहीं ना कहीं अब अपने पत्नी के कैरेक्टर की आलोचना करना शुरू कर देता है। कहता है सी हैड अ हार्ट हाउ शैल आई से, कहता उसका दिल था, मैं कैसे कहूँ, तुम्हें कैसे बताऊँ दूत, कैसे बताऊँ मेहमान कि उसका क्या दिल था, मैं कैसे कहूँ। टू सून मेड ग्लैड टू ईजली इम्प्रेस्ड, मतलब एक ऐसा दिल जो बहुत जल्दी खुश हो जाता था और बहुत जल्दी वो किसी से क्या हो जाती थी, टू ईजली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी वो किसी से प्रभावित हो जाती थी। मतलब ऐसा दिल मैं कैसे कहूँ। तो ड्यूक यहाँ पर रुकता है, ठीक है, इतना है। ड्यूक यहाँ पर रुकता है, कहता है हाउ शैल आई से, मैं कैसे कहूँ। मतलब वो यहाँ पे दिखावा कर रहा है, सही शब्द खोजने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी पत्नी के बारे में कुछ गलत ना कह दे। मतलब गलत तो कहना चाह रहा है लेकिन वो कहेगा नहीं, थोड़ा सा यूफेमिज्म का यूज़ करेगा। डायरेक्ट थोड़ी ना बोलेगा मेरी पत्नी कैरेक्टरलेस थी, इस तरह नहीं बोलेगा, बात बताएगा वही चीज़ कैरेक्टरलेस के बारे में ही बताएगा, लेकिन थोड़ा सा यूफेमिज्म का यूज़ करेगा, शब्दों को थोड़ा सा प्लीजेंट वे में यूज़ करेगा। समझ में आ रहा ना, ताकि इससे ये ना पता चले कि मैं डायरेक्ट शिकायत कर रहा हूँ, अपनी पत्नी के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सही शब्द खोजने की कोशिश कर रहा है, फिर इसलिए कह रहा है कि हाउ शैल आई से मैं कैसे कहूँ, ठीक है, कि असली में आगे कह रहा है कि मैं कैसे कहूँ। मतलब यहाँ पे वो दिखावा करने की कोशिश कर रहा है, सही शब्द की खोजने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी पत्नी के बारे में कुछ गलत ना कह दे, लेकिन असल में वह उसकी सबसे बड़ी कमी बताने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वह कहता है कि उसकी पत्नी का जो दिल है ना बहुत भोला था, वो किसी भी छोटी सी बात पर खुश हो जाती थी और हर चीज़ से जल्दी प्रभावित भी हो जाती थी। ड्यूक के लिए ये एक कमी थी क्योंकि वह चाहता था कि उसकी पत्नी केवल उसकी दी हुई चीज़ों या उसी की बातों से प्रभावित हो। वो आए तो मुस्कुराए, वो कुछ बोले तो मुस्कुराए। मतलब मेरी पत्नी थी, मैं कुछ बोलता तो वो मुस्कुराती, मैं कुछ दूँ तो वो उसकी अहमियत रखे। अब ये नहीं कि कोई नौकर चाकर भी कुछ दे तो उसके लिए मुस्कुरा दे या नौकर चाकर को देख के ही स्माइल कर दे, ये बहुत तुच्छ ही ना इसको लग रहा था। तो यहाँ पे वो कैरेक्टर की बात करने लग जाता है। फिर कहता है, आगे कहता है सी लाइक्ड वॉट एवर सी लुकड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। मतलब सी लाइक्ड वॉट एवर, उसे हर वह चीज़ पसंद आती थी जिसे वह देखती थी, ठीक है। फिर कहता है सी लुकड ऑन, और उसकी सी लुकड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी नज़रें हर जगह जाती थी। अब यह ड्यूक की सबसे बड़ी शिकायत है। वह कहता है कि डचेस यानी कि मेरी पत्नी हर चीज़ को एक बराबर पसंद करती थी, चाहे वो ड्यूक का दिया गया कोई तोहफा हो, चाहे वो अस्त होता हुआ सूरज हो या किसी साधारण इंसान द्वारा तोड़े गए चेरी का फल हो, ठीक है, सब कुछ उसे अच्छा लगता था, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे एक लाइन बोलता है कि एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, यानी कि उसकी नज़रें हर जगह जाती थी। ये एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है अपनी पत्नी पर। इसका ये मतलब हुआ कि वह हर चीज़ को उत्सुकता से देखती थी, लेकिन इसका एक गहरा और ज़्यादा गंभीर मतलब ये भी हो सकता है कि वह हर किसी को एक ही नज़र से देखती थी, यानी शायद वो दूसरे मर्दों के साथ भी उतनी ही खुशमिजाजी और दोस्ती से पेश आती थी। यहाँ पे बताने का मतलब ये हुआ ड्यूक का, ठीक है, यानी कि हर किसी को एक नज़रों से देखना, मतलब जैसे अपने पति को देखती थी वैसे दूसरे भी पर्सन को भी देखती थी उसी नज़र से। इसका कहने का मतलब ये है,
ठीक है। जो ड्यूक को क्या लगता था, एक तरह का धोखा लगता था कि इस तरह तो मुझे धोखा दे रही है ये, तो उसे लगता था कि उसकी पत्नी की खास नज़रें सिर्फ उसी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इन 8 लाइन में ड्यूक क्या बताता है, इन 8 लाइन में ड्यूक अपनी शिकायत को एकदम क्लियर करता है कि मेरी शिकायत क्या है। वो बताता है कि उसकी पत्नी किसी भी मामूली तारीफ पर भी खुश हो जाती थी, कोई कुछ बोलता था तो हंस देती थी, मुस्कुरा देती थी। वह उसे एक ऐसी महिला के रूप में पोर्ट्रे कर रहा है, यानी कि कैरेक्टराइज कर रहा है कि वो बहुत जल्दी और आसानी से खुश हो जाती थी और जिसे हर चीज़ और हर कोई एक समान रूप से पसंद था। जैसे कि ड्यूक अगर कुछ दे दिया तो उसको भी मुस्कुरा के ले लेती थी, धन्यवाद बोल देती थी मुस्कुरा के। एक नौकर भी आके चेरी का फल भी देता है तो उसको भी लेके मुस्कुरा के वही सेम भाव देती थी, मतलब दोनों ही सेम रहता था, तो जो ड्यूक को बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, तो ये बात ड्यूक के घमंड को ठेस पहुंचाती थी, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी जो पत्नी है सिर्फ उसे और उसके दिए गए तोहफों को सबसे ज़्यादा महत्व दे। ठीक है, तो ये समझ में आया। आगे की लाइन पे आते हैं हम। अब आगे क्या कह रहा है कि सर इट वॉज ऑल अलोन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, द बग ऑफ चेरी सम ऑफिसर्स फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर द वाइट म्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कि पिछली लाइन में ड्यूक ने कहा था ना कि उसकी पत्नी हर चीज़ को पसंद करती है, अब वह उदाहरण देकर अपनी बात को और साफ कर रहा है। कह रहा है सर इट वॉज ऑल अलोन, जनाब उसके लिए सब कुछ एक जैसा ही था। मतलब ड्यूक उस पेंटिंग को देख के, ठीक है, ड्यूक उस पेंटिंग को देखकर उसमें उसकी पत्नी की तस्वीर है, उसी पत्नी को ये ड्यूक बता रहा है, किसको, उस दूत से बता रहा है जो ड्यूक शादी का प्रपोजल लेके आया है। ये ड्यूक अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है कि मेरी लास्ट डचेस, मेरी जो, मैं तो दूसरी शादी करने जा रहा हूँ लेकिन मेरी पिछली पत्नी कैसी थी, इस दूत को बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये दूत कुछ बोल नहीं रहा है, ये साइलेंट है, यही स्पीकर है, यही बोले जा रहा है, सब कुछ बता रहा है। ठीक है, अब अनजाने में भी आप देखोगे कैसा वो अपने आप को रिवील कर रहा है। हाँ, अब रिवील तो करने लगा ही है, थोड़ा सा यूफेमिज्म का यूज़ करके, डायरेक्ट ना बता के, शिकायत डायरेक्ट नहीं कर रहा है, घुमा फिरा के कर रहा है, लेकिन कर रहा है। अभी देखिएगा घुमा फिरा के वो पहुंच जाएगा कहाँ तक। फिर कह रहा है सर इट वॉज ऑल अलोन, पिछले लाइन में ये बताया ना कि मेरी पत्नी को हर चीज़ पसंद करती थी। अब यहाँ पे और भी उदाहरण दे रहा है और भी अपनी बात को वो क्लियर कर रहा है। कह रहा है सर इट वॉज ऑल अलोन, सर उसके लिए सब कुछ एक जैसा ही था, मेरी पत्नी के लिए सब कुछ एक जैसा ही था। ये जो पार्ट है ना, सबसे ज़रूरी लाइन है इस पार्ट की, ये ध्यान रखना है। तो ड्यूक अपनी मुख्य शिकायत यहाँ पे कर रहा है, यानी कि उसकी पत्नी किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं करती थी, उसके लिए एक कीमती तोहफा, एक मामूली चीज़, सब बराबर थे। एक नौकर का दिया गया तोहफा भी और मेरा दिया गया तोहफा बराबर रखती थी वो। ठीक है, एक नौकर को भी उसी नज़र से देखती थी, मुझे भी उसी नज़र से देखती थी, जिस नज़र से मुझे देखती थी उसी नज़र से उस नौकर को भी देखती थी, बराबर रखती थी। इस तरह इसका बताने का मतलब है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, यहाँ पे माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, यहाँ तक देखेंगे। सर ये मतलब उसके लिए जनाब उसके लिए सब कुछ एक जैसा ही था। फिर कह रहा माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, मेरा दिया हुआ तोहफा, यानी कि जैसे कोई कीमती हार हो या मेडल हो जिसे वो अपने सीने पर पहनती थी। तो यहाँ पे ड्यूक सबसे पहले अपनी दी हुई चीज़ों का जिक्र करता है। वो एक फेवर की बात करता है। फेवर मतलब बहुत कीमती तोहफा, फेवर मतलब कीमती तोहफा। ठीक है, कीमती तोहफा या पर्सनल कोई तोहफा जो ड्यूक के प्यार और उसके उच्च पद को दिखाता हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए थी उसके लिए। कह रहा सर उसके लिए सब कुछ एक जैसा था, मेरा दिया हुआ तोहफा भी। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आगे कहता है द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, पश्चिम में डूबता हुआ सूरज भी, यानी कि ये नेचर का एक साधारण सा नज़ारा है जो रोज़ होता है, सूरज निकलता है डूबता है, तो वो भी। फिर कह रहा द बग ऑफ चेरी सम ऑफ ऑफिसर्स फूल, चेरी की वो टहनी जो किसी ज़्यादा होशियार बनने वाले बेवकूफ़, यानी कि एक नौकर ने बाग से उसके लिए तोड़ दी थी। तो ड्यूक यहाँ पर एक साधारण कर्मचारी या नौकर को ऑफिसर्स फूल कहकर उसके प्रति अपनी नफरत दिखा रहा है। उसके अनुसार किसी मामूली आदमी का दिया हुआ एक छोटा सा तोहफा, यानी कि चेरी की टहनी भी डचेस को, मेरी पत्नी को उतना ही खुश कर देता था जितना कि मैं कोई कीमती तोहफा देता था। समझ में आ रहा ना, उतना ही वो एक मामूली सा नौकर, एक ऑफिसर्स फूल भी, ऑफिसर्स फूल मतलब मामूली सा नौकर, एक मामूली सा नौकर उसके लिए कोई चेरी की टहनी भी ला के दे देता था तो उसके लिए वो उतना ही खुश होती थी जितना मैं इतना कीमती तोहफा भी देता था, तब भी उतना ही खुश होती थी। ठीक है, फिर कहता है आगे क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, जो उसके लिए बागों से तोड़ के लाता था, तो उसके लिए भी उतना ही था। किसी मामूली आदमी का दिया गया एक छोटा सा तोहफा भी, यानी कि चेरी की टहनी भी मेरी पत्नी को उतना ही खुश कर देती थी। फिर आगे कह रहे द वाइट म्यूल, आगे हम आएंगे। द वाइट म्यूल सी रोड विद राउंड द टेरेस एंड ऑल ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक द अपूर्विंग स्पीच और ब्लश एट लीस्ट। यहाँ तक देखते हैं। फिर कह रहा है कि द वाइट म्यूल, मतलब वाइट म्यूल वह सफ़ेद खच्चर, मतलब ये एक बस जानवर है जिस पर वो सवारी करती थी। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है यहाँ पर कि सी रोड विद राउंड द टेरेस, मतलब जिस पर वो छत के चारों ओर सवारी करती थी, उस सफ़ेद खच्चर, उस म्यूल पर, ठीक है, उस म्यूल पर वो क्या करती थी, चारों छत के चारों तरफ क्या करती थी, सवारी करती थी। एंड फिर आगे क्या कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, एंड ऑल इच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक द अपूर्विंग स्पीच और ब्लश एट लीस्ट, और ये सभी चीज़ें हर एक उससे एक जैसी ही प्रतिक्रिया निकलवाती थी, तारीफ भरे शब्द या कम से कम गालों पर एक शर्म की लाली। ठीक है, यहाँ पे ड्यूक की असली समस्या यहाँ है। वो कहता है कि ऊपर बताई गई सभी चीज़ें, चाहे उसका दिया गया कोई कीमती तोहफा हो, चाहे डूबता सूरज हो, चाहे चेरी की टहनी हो, चाहे सफ़ेद खच्चर हो, सबके लिए डचस एक जैसा ही व्यवहार करती थी। समझ में आया ना? जैसे कि सूरज डूब रहा है तब भी इसको वही है, सूरज डूब रहा है तो हल्की सी स्माइल, या फिर कोई लाके नौकर ही लाके कोई चेरी की टहनी दे रही है तब भी हल्की सी स्माइल, पति दे रहा है तब भी हल्की सी स्माइल, यानी कि सब कुछ उसके लिए एक जैसा था, ये सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करती थी। समझ में आया? तो ड्यूक इस बात से गुस्सा था कि उसके इतने कीमती तोहफे का भी महत्व भी उतना ही था जितना किसी नौकर के दिए गए चेरी का। समझ में आया? फिर आगे क्या कहते हैं, सी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड सम हाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ सी रैंक्ड। वो लोगों को क्या करती थी, सी थैंक्ड मैन, वो लोगों को धन्यवाद देती थी, गुड अच्छी बात है, बट थैंक्ड सम हाउ, लेकिन धन्यवाद कुछ इस तरह देती थी, आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता कैसे, एज इफ सी रैंक्ड, ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे, एज इफ सी रैंक्ड, मानो वो दर्जा दे रही है, तुलना करिए। इसको अगली लाइन में लेते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि वो लोगों को धन्यवाद देती थी, अच्छी बात है। यहाँ पे तो वो अच्छी कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि मैं देखो मैं अच्छा हूँ। मेरी पत्नी कोई लाके तोहफा भी देता था तो लोगों को धन्यवाद देती थी मुस्कुरा के, अच्छी बात है, लेकिन धन्यवाद कुछ इस तरह से देती थी, मुझे नहीं पता कैसे। ड्यूक यहाँ फिर से दिखावा कर रहा है, वो एक लॉजिकल पर्सन बन रहा है कि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, वो पूरी पोएम में अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, कि वो मेरे साथ देखो कितना गलत कर रही थी लेकिन मैं उसके साथ कभी गलत नहीं हुआ, वो पूरा जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से वो दिखावा कर रहा है, वो कह रहा है वह अपनी असली समस्या बता रहा है। मतलब उसे उसके धन्यवाद देने के तरीके से नफरत थी, मतलब अगर कोई ला के कुछ देता भी था तो वो थैंक बोलती थी, मतलब थैंक यू बोलने से भी नफरत, क्योंकि वो मुस्कुरा के थैंक यू बोलती थी। ठीक है, जो कि इस ड्यूक को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहता था मुझे नहीं पता कैसे, जिसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उसके धन्यवाद देने का तरीका इतना साधारण सबके लिए एक जैसा था, ये एक अपमानजनक था, यानी कि जैसे मुझे बोलती थी वैसे वो सामने वाले को भी बोलती थी। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे लग रहा है ना वो शक के टाइप का है, शक कर रहा है अपनी पत्नी पे। फिर क्या, एज इफ सी रैंक्ड, आगे की लाइन में आएंगे, एज इफ सी रैंक्ड, मानो वो दर्जा दे रही है, तुलना कर रही है। तो इस लाइन को हम अगली लाइन में जोड़ेंगे, ये इंजॉयमेंट है। ठीक है, एज इफ सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम। ठीक है, ओल्ड नेम यहाँ तक देख लेते हैं, ओल्ड नेम विद एनीबडीज गिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, इस लाइन में यही कहा ना कि मानो वो दर्जा दे रही हो, तुलना कर रही हो, तो ये लाइन ना अगली लाइन से जुड़ती है, ये जो लाइन है ना इस लाइन से जुड़ती है, यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे इन्होंने इंजॉयमेंट का यूज़ किया है, ये लाइन अगली लाइन से जुड़ रही है, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये कि डचेस अपने धन्यवाद को ऐसा दिखाती थी मानो वो चीज़ों को एक ही स्तर पर रख रही हो, चाहे वो मेरे कीमती तोहफे हो गए, चाहे वो चेरी की टहनी हो गई, एक नौकर ला के दे रहा है, सब कुछ एक ही चीज़ पर एक ही, मतलब सबके साथ एक ही व्यवहार कर रही थी। तो यहाँ पे इन 8 लाइन में अगर हम समझें तो ड्यूक बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी हैसियत, उसके प्यार, यानी कि उसकी कीमती तोहफे की कोई खास महत्व नहीं दे रही है। उसके लिए ड्यूक का तोहफा, एक जानवर, नेचर का नज़ारा और एक नौकर का दिया गया तोहफा सब बराबर थे। वो सबको एक जैसी ही खुशी और धन्यवाद देती थी। ये बात ड्यूक के अहंकार को बहुत गहरी चोट पहुंचाती थी, क्योंकि वह चाहता था कि उसे और उसकी चीज़ों को सबसे ऊपर रखा जाए, क्योंकि मैं पति हूँ तो मुझे और मेरी चीज़ों को सबसे ऊपर रखा जाए, बाकी जो आम लोग हैं उनको उनकी नज़र से देखा जाए, लेकिन मेरी पत्नी सबको एक नज़र से देखती थी।
ठीक है, ये बात इन्होंने कहा। फिर आगे कहते हैं एज इफ सी रैंक्ड, तो पिछली लाइनों में ड्यूक कह रहा है ना कि उसकी पत्नी ऐसे धन्यवाद देती थी मानो वो दर्जा दे रही हो, मतलब अब वो इस बात को पूरा कर रहा है। कह रहा है इफ़ सी रैंक्ड माई गिफ्ट अ 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनीबडीज गिफ्ट, मतलब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मेरी पत्नी ऐसे धन्यवाद देती थी मानो वो तुलना कर रही हो, दर्जा दे रही हो, मानो क्या मेरे 9 साल पुराने खानदान के नाम के तोहफे को किसी भी ऐरे गहरे के तोहफे के बराबर रख रही है। ठीक है, यहाँ पे ड्यूक के गुस्से की सबसे बड़ी वजह यही है। वो कहता है कि उसने अपनी पत्नी को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया था वह था उसका 9 साल पुराना नाम। इसका मतलब उसकी इज्जत, उसका गौरवशाली इतिहास, उसका शाही खानदान, समाज में उसका ऊंचा पद। तो ड्यूक को मानना था कि डचेस को यानी कि मेरी पत्नी को इस तोहफे का सबसे ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, लेकिन वह तो इस अनमोल तोहफे को किसी भी मामूली इंसान के दिए गए छोटे मोटे तोहफे के बराबर ही समझती थी। ये बात ड्यूक के अहंकार को सीधे चोट पहुंचाती थी। मतलब जो मैं देता था इसका उसको सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसका भी वो क्या करती थी, एक मामूली नौकर के तोहफे के बराबर रखती थी। ठीक है, इस तरह वो बता रहा है। फिर कह रहा है who had stooped to blame this sort of trifling even had you skill in speech which I have not to make your will। आगे क्या कह रहा है कि who had stooped the blame this sort of trifling, मतलब भला कौन इतना नीचे गिरेगा इस तरह की छोटी मोटी ट्रिफलिंग के लिए किसी को दोष दे। ठीक है, ट्रिफलिंग ये याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है, ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी हम समझेंगे कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इन्होंने यूज़ किया है। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हु हैड स्टॉप द ब्लेम दिस शॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, तुम बताओ दूत, उस मेहमान को कह रहा है कि भला कौन इतना नीचे गिरेगा इस तरह की छोटी मोटी बातों के लिए किसी को दोस्त कौन देगा। यहाँ पे ड्यूक एक सवाल पूछता है, लेकिन असल में वो अपनी सफाई दे रहा है। सवाल नहीं पूछ रहा, वो अपनी सफाई दे रहा है। वो कह रहा है कि मेरी पत्नी की ये हरकतें थी बहुत गलत थी। अब यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, इतनी सारी शिकायत कर दी अपनी पत्नी की, थोड़ा सा जस्टिफाई करा ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये मानता था बेचारा, इसकी पत्नी में ही कमी रही होगी, ये सही कह रहा है। अब थोड़ा जस्टिफाई करने लगा। वो कह रहा है कि मतलब यहाँ पे ड्यूक अपनी सफाई देने लगा। वो कहने लगा कि मेरी जो पत्नी थी ना उसकी हरकतें थी बहुत गलत, लेकिन वो इतनी महान और ऊंचे पद पर है कि इन छोटी छोटी बातों के लिए अपनी पत्नी से बहस करना या उसे डांटना उसके रुतबे के खिलाफ था। ऐसा करना वो अपनी शान में नीचे गिरना या झुकना समझता था। समझ में आ रहा कि बताओ मेरी पत्नी गलत हरकत तो गलत करती थी, लेकिन मैं इतने महान हूँ, इतने ऊंचे पद पर हूँ कि छोटी छोटी बातों के लिए मैं अपनी पत्नी को डांटूंगा या उसे बहस करूँगा या उससे झगड़ा करूँगा? नहीं, ये मेरे खिलाफ है, ये मेरी शान के खिलाफ है। यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। हाँ, फिर आगे क्या कहता है, इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल, और अगर आप में बोलने की कला होती, यानी कि जो कि मुझ में नहीं है, अपनी इच्छा को जाहिर करने की। यहाँ ड्यूक छोटी सी विनम्रता दिखा रहा है, एक झूठी। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा टेंडर बन रहा है कि मैं थोड़ा झूठी टेंडरनेस दिखा रहा है, विनम्रता दिखा रहा है। वो कह रहा है मुझ में तो बोलने की कला नहीं है, मतलब मेरी बीवी ऐसी हरकतें कर रही थी, दूसरों को देख के स्माइल करती है, मेरा पद सब सामने वाले का पद एक ही रखती है, इस तरह की हरकतें कर रही है मेरी बीवी, लेकिन मुझ में वो कला नहीं है। यानी कि मुझ में ये कला नहीं है कि मैं जाके उसको डांटूँ, फटकारूँ, बहस करूँ, ये कला नहीं है। ये तो साफ साफ लग रहा है, साफ साफ झूठ है। जिस हिसाब से हमने पूरी कहानी अभी तक पढ़ी, मतलब तुम अपनी बीवी का तस्वीर नहीं किसी को दिखा सकते जब तक तुम नहीं चाहोगे। अब तुम भला बताओ, बीवी ऐसा कर रही है, तुम्हारी पत्नी इस तरह की कर रही है जिस हिसाब से तुम बता रहे हो, और तुम डांटोगे भी नहीं? ये तो साफ साफ झूठ लग रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे ड्यूक बहुत सोच समझ कर और चालाकी से अपनी बात पूरी कर रहा है, मतलब पूरी बात भी बता दूँ और मैं कल्प्रिट भी ना कहलाऊँ। ठीक है, फिर कह रहा है वह ऐसा कह कर ये दिखाना चाह रहा है। यहाँ पे ड्यूक ना अपनी पूरी बात पूरी चालाकी से कह रहा है और वह ऐसा कहकर ये दिखाना चाह रहा है कि वो एक सीधा साधा आदमी है, लेकिन असल में वो बहुत चालाक है। वो कह रहा है कि अगर किसी में बहुत अच्छी बोलने की कला होती तो भी वो अपनी पत्नी को अपनी इच्छाएं नहीं समझाता। ठीक है, कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बताता कि किस तरह रहना है, इस तरह रहना है, ऐसे रहना है, बहस करना है, झगड़ा करना, मैं नहीं करता। मतलब अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। फिर कह रहा है क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन and say just this are that if you that in you disgust me here you miss are there exceed the mark and if she let herself be listened so nor plainly said। आगे क्या कह रहा है कि quite clear to such and one and say just this are that in you
डिसगस्ट मी, हेयर यू मिस आर देयर एक्सीड द मार्क। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। कह रहा है क्लियर, क्वाइट क्लियर टू सच एज वन, मतलब ऐसे इंसान, मतलब अपनी बीवी को कह रहा है कि ऐसे इंसान को साफ साफ ये कहना कि जस्ट से दिस आर दैट यू डिसगस्ट मी। ऐसे इंसान यानी कि अपनी पत्नी को कह रहा है कि साफ साफ ये कहना कि तुम्हारी यह वह बात मुझे बहुत घिनौनी लगती है, बहुत डिस्गस्ट लगती है। ठीक है, हेयर यू मिस, तुम यहाँ गलती करती हो, आर देयर एक्सीड द मार्क, और तुम वहाँ हद पार कर जाती हो। तो ड्यूक यहाँ पे सोचता है कि अपनी पत्नी, यहाँ पे ड्यूक क्या कह रहा है, वह सोचता है कि अपनी पत्नी को अपनी बात समझाने के लिए उसे बहुत सीधे और कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसे कहना पड़ता है कि तुम्हारी कौन सी आदतें पसंद नहीं हैं, तुम वहाँ कमी कर रही हो, तुम कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा कर रही हो। तो ड्यूक के लिए अपनी पत्नी को इस तरह सिखाना पढ़ाना एक अपमानजनक काम लगता है। समझ में आया? यहाँ पे ड्यूक कह रहा है मैं कैसे बोलूँ, कैसे जाके बोलूँ कि तुम्हारा ये काम मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। अगर मैं बोलूँगा तो ज़रूर मेरे जो शब्द होंगे वो कठोर हो जाएंगे, मुझे कठोर, सीधा और कठोर शब्द का इस्तेमाल करना होगा, तब तो जाके मैं बोलूँगा कि तुम्हारी आदतें मुझे पसंद नहीं है, तुम वहाँ कमी कर रही हो, तुम यहाँ कमी कर रही हो, तुम यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा कर रही हो। और इस तरह अगर मैं अपनी पत्नी को जाके सिखाऊंगा, पढ़ाऊँगा, तो ये कितना अपमानजनक काम होगा। देखो कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि कितना अच्छा है ये, है ना, इस तरह बोल रहा है। लेकिन रीडर सब जानता है, यही तो हो गया, ड्रामेटिक आयरनी है इसमें। रीडर सब जानता है कि ड्यूक की असली हरकत क्या है, असलियत क्या है, भले ये बनने की कोशिश कर रहा है। फिर कह रहा है एंड इफ सी लेट हरसेल्फ बी लेसन सो नॉर प्लेनली सेट। फिर कह रहा है कि और अगर वो खुद को इस तरह से सबक सिखाने भी देती और साफ साफ यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहस नहीं करती, मतलब ड्यूक यहाँ पे सोच रहा है कि इस बातचीत के दो ही नतीजे, अगर मैं अपनी पत्नी को जाके बातचीत करता या जाके झगड़ा करता, एक तो झगड़ा जाके करता, बहस करता तुम क्यों ऐसा कर रही हो, दूसरा जाके मैं उसे समझाता अगर कि तुम यहाँ कमी कर रही हो, तुम ऐसा कर रही हो, तुम वैसा कर रही हो, तो यहाँ पे दो नतीजे हो सकते थे। पहला ये कि डचेस चुपचाप उसकी सारी बातें सुन लेती और खुद को सुधारती। दूसरा ये होता कि ड्यूक के लिए ये भी एक तरह का झुकना ही होता, क्योंकि उसे अपनी पत्नी को बच्चों की तरह सिखाना पड़ता। और दूसरा नतीजा ये हो सकता था, जिसका जिक्र उन्होंने अगली लाइनों में किया भी है, दूसरा नतीजा ये भी हो सकता था कि उसकी बातों का विरोध करती, उससे बहस करती। तो ड्यूक के लिए दोनों ही स्थितियाँ क्या है, स्वीकार नहीं है, मतलब दोनों ही उसको सिचुएशन स्वीकार नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ड्यूक के बताने के हिसाब से अगर मैं उसे समझाता हूँ कि तुम मत करो ऐसा, तो शायद वो मेरी बात सुन लेती और सुधारने लगती अपने आप को। तो इस तरह भी मेरा झुकना ही हुआ, मैं उसको बच्चे की तरह सिखा रहा हूँ, अपनी पत्नी को बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो ये एक तरफ झुकना ही हुआ। दूसरा ये है कि अगर मैं उसे झगड़ा करके करूँ, बहस करूँ, तो हो सकता है मेरी बात का वो विरोध भी करे और मुझसे बहस करने लगे। दोनों ही सिचुएशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अस्वीकार्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इन 8 लाइनों की अगर हम पूरे सारांश की बात करें, इन 8 लाइनों में, तो इन 8 लाइनों में ड्यूक ने अपनी सबसे बड़ी शिकायत बताता है। उसकी पत्नी ने उसके 900 साल पुराने खानदानी नाम की इज्जत को भी किसी मामूली तोहफे के बराबर समझा। वो कहता है कि उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह इन छोटी मोटी बातों पर अपनी पत्नी से बहस करके खुद को नीचा नहीं गिराना था। वह ये सोचकर ही नफरत करता है कि उसे अपनी पत्नी को बच्चों की तरह सिखाना पड़ता है, तुम्हारी ये बातें मुझे पसंद नहीं या तुम ये गलत हो, ऐसा करना उसकी शान के खिलाफ था। तो इन 8 लाइनों में इसने यही बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे 8 लाइन में आते हैं। आगे 8 लाइन में ये क्या कह रहा है, बस और रह गया है 8 लाइन। ठीक है, ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो पिछली लाइन में क्या बता रहा है, पिछली लाइन में ड्यूक यही कह रहा था ना कि अगर वो अपनी पत्नी को कुछ सिखाने की कोशिश करता तो शायद वो बहस करने लगती। अब उसी बात को यहाँ पे पूरा कर रहा है ड्यूक। कह रहा है कि हर विट्स टू योर्स फॉर सूद एंड मेड एक्सक्यूज। ठीक है, इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग। ठीक है, सम स्टॉपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टॉप। अब इस लाइन में कह रहा है, यहाँ पे अपनी बात को पूरी कर रहा है। कह रहा है हर विट्स टू योर्स, अगर वो सचमुच तुमसे बहस करने लगती, फॉर सूद एंड मेड एक्सक्यूज, अगर वो सचमुच तुमसे बहस करने लगती और बहाने बनाने लगती, इवन देन वुड बी द सम स्टॉपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टॉप, तब भी ये मेरे लिए एक तरह का झुकना ही होता और मैं कभी भी झुकना पसंद नहीं करता। इस तरह ड्यूक कह रहा है। ड्यूक कह रहा है कि अगर उसकी पत्नी बहस करती, मैं समझाता कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मुझे पसंद नहीं है, अगर मैं इस तरह उसको समझाता तो उसकी पत्नी बहस करती तो उसे उसके स्तर पर उतर कर जवाब देना पड़ता उसके लिए, जो कि उसके लिए अपमानजनक होता।
वो अपनी इस बात पर जोर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ड्यूक यहाँ पे कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी शान के खिलाफ जाकर झुकना कभी पसंद नहीं करता, जो उसके घमंडी स्वभाव को दिखा रहा है कि ड्यूक कितना घमंडी है, कितना प्राइडी है, कितना प्राइड है इसके अंदर, है ना। मतलब अपनी पत्नी को नहीं सिखा सकता, जाके सारी शिकायतें कर रहा है, उसके कैरेक्टर को उछाल रहा है, लेकिन समझा नहीं सकता क्योंकि उसके क्या है, उसके शान के खिलाफ है। वाह। और फिर उसके किसने तुम्हें हक दिया उसके कैरेक्टर को बताने के लिए, लेकिन उसका कैरेक्टर बराबर जो कि मर चुकी है, अभी आगे पता चलेगा कि वो मर चुकी है, फिर उसके कैरेक्टर को उछालना क्या मतलब है, तुम दूसरी शादी कर रहे हो, कर लो, है ना। तो कुछ इस तरह है, लेकिन नहीं, अपनी पत्नी का पूरा शिकायत करके करेगा। फिर कह रहा ओ सर सी स्माइल नो डाउट व्हेन नेवर आई पास्ड हर बट हु पास्ड विदाउट। फिर आगे फिर बता रहा है ओ सर, सर यहाँ पे किसको बार बार बोल रहा है, उस दूत को बोल रहा है, उस एनवे को बोल रहा है जो शादी का प्रपोजल लेके आया, जिसे ये पूरी कहानी वो अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है। लेकिन बेचारा ये साइलेंट है, करेगा भी क्या, चुपचाप सुन रहा है सारी कहानी और ये बता रहा है। तो ये सर बार जहाँ पे आता है ना, इन्हीं को कह रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कहता ओ सर, ओ जनाब, सी स्माइल्ड, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता था, नो डाउट व्हेन नेवर आई पास्ड हर, इसमें कोई शक नहीं है, ओ जनाब, ओ सर, इसमें कोई शक नहीं है, जब भी मैं उसके पास से गुजरता था वो मुस्कुराती थी। बट हु पास्ड विदाउट, आगे कह रहा बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल। फिर आगे क्या है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब मैं उसके पास से गुजरता था तो वो मुस्कुराती थी, लेकिन ऐसा कौन था जिसके गुजरने पर उसे वैसे ही मुस्कान ना मिलती हो। तो ड्यूक यहाँ पे अपनी आखिरी और सबसे बड़ी शिकायत बताता है अपनी पत्नी के लिए, जो उसकी शिकायत है। वो कहता है कि डचेस यानी कि उसकी पत्नी उसे देखकर मुस्कुराती थी, लेकिन वह हर किसी को देखकर ठीक वैसे ही मुस्कान देती थी। ऐसा नहीं सिर्फ मुझे देखकर तो मुस्कुराती थी, सेम मुस्कान वो अगर कोई नौकर भी रहता था उसको भी वैसे देख कर देती थी। समझ में आ रहा ना। लेकिन वो हर किसी को देखकर ठीक वैसे ही मुस्कान देती थी। उसकी खास मुस्कान सिर्फ उसके पति के लिए नहीं थी, बल्कि सबके लिए थी, जो बात ड्यूक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। समझ में आ रहा है। तो इस लाइनों में इन्होंने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है ये वाला, ध्यान रखना इस लाइनों को, ठीक है। मतलब वो मुस्कुराती थी, मुझे देखकर मुस्कुराती थी, और सेम मुस्कुराहट सबको देती थी उसी तरह, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था सर, इस तरह ये इसको बोल रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है, दिस ग्रीव आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, ओ माई गॉड। आगे क्या कहता है, दिस ग्रीव, और ये स्माइल जो है, ये जो बात है, उसका जो मुस्कुराना बढ़ता गया। फिर मैंने क्या किया, आई गेव कमांड्स, मैंने हुक्म दिए, एंड देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और सारी मुस्कुराहट, और फिर सारी मुस्कुराहट एक साथ बंद हो गई। तो ये पोएम की सबसे फेमस और भयानक लाइन है, यानी कि जब ड्यूक से अपनी पत्नी का ये जो व्यवहार बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने हुक्म दिया, आदेश दिया, और इसके तुरंत बाद सारी मुस्कुराहटें एक साथ बंद हो गई। इसका सीधा और भयानक मतलब ये है कि ड्यूक ने अपनी पत्नी को क्या कर दिया, मरवा दिया। उसने बहुत ही शांत और ठंडे तरीके से बात को स्वीकार किया, कितने अच्छे से बताया है ना, कि फिर ये मैंने मतलब ये मुस्कुराना बढ़ता गया, फिर मैंने आदेश दिया और सारी मुस्कुराहट एक साथ ख़त्म हो गई। मतलब वो अपने आप को रिवील कर रहा है, बट कैसे कर रहा है, बहुत ही प्यार से कर रहा है ना। अब आगे क्या कहते हैं, देयर शी स्टैंड एज इफ अलाइव विल इट प्लीज यूर आइज वी विल मीट द कंपनी बिलो देन आई रिपीट। फिर कह रहा है इतनी भयानक बात कहने के तुरंत बाद ड्यूक ऐसा व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और वापस आज की बातचीत पर आ जाता है। यानी कि इतनी भयानक बात कर दिया कि वो मुस्कुरा रही थी, फिर मैंने एक आदेश दिया और सारी मुस्कुराहट एक साथ बंद हो गई। ये सब अपनी पत्नी के बारे में बताते बताते वो तुरंत कहाँ पे आ गया, दूध से बात करने लगा, प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। मतलब वो वहाँ पेंटिंग में खड़ी है। फिर कहता है कि देयर शी स्टैंड एज इफ लाइव, वो वहाँ पेंटिंग में खड़ी है मानो जिंदा हो। विल प्लीज यू राइज, क्या आप उठना चाहोगे, वी विल मीट द कंपनी बिलो, बाकी हम नीचे लोगों से मिलेंगे। कह रहा है कि अब पेंटिंग मैंने बता दिया है, पेंटिंग के बारे में ख़त्म हो गई बात, अब चलो यहाँ से। उस दूध को कह रहा है क्या आप उठना यहाँ से चाहेंगे, और भी लोग हैं नीचे, चलिए और भी लोगों से मिलना है अभी। तो वो दिखाता है वो कितना क्रूर और भावहीन राजा है ना, उसके लिए उसकी पत्नी की जान की कोई कीमत नहीं थी, वो बस एक चीज़ थी, इस तरह। फिर कहता है आई रिपीट, आगे कहता है आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स known munificence is ample warrant that no just pretense, ठीक है, pretense of mine for dowry will be disallowed। यहाँ तक देख लेते हैं।
फिर क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पे ये क्या बोला है, यहाँ पे मैंने आदेश दिया, सारी स्माइल मुस्कुराहट एक साथ ख़त्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूक जो है ना, ड्यूक ने बता दिया मतलब वो कितना क्रूर है। अपनी पत्नी की मौत का जिक्र करने के फ़ौरन बाद वो तुरंत पेंटिंग की तारीफ़ करने लग जाता है, अपनी पत्नी का मौत के बारे में बता देता है कि इस तरह स्माइल सारी ख़त्म हो गई। तुरंत फिर वो पेंटिंग की तारीफ़ करेगा, मेहमान को नीचे चलने के लिए कहता है। ये दिखाता वो कितना क्रूर और भावहीन है, उसके लिए उसकी पत्नी की जान की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। फिर कहता है, आई रिपीट, मैं दोहराता हूँ, द काउंट योर मास्टर्स नोन मुनिफिसेंस, मैं दोहराता हूँ काउंट की जानी मानी उदारता की इस बात की पूरी गारंटी है। एग्जाम्पल वारंट डेट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड द डाउरी विल बी डिसअलाउड। कहता है मैं दोहराता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, तुम्हारे मालिक यानी कि काउंट की जानी मानी उदारता इस बात की पूरी गारंटी है कि डाउरी के लिए मेरी कोई भी जायज़ मांग मना नहीं की जाएगी, ठीक है। अब ड्यूक क्या कर रहा है, ड्यूक सीधे सीधे शादी की असली बात पर आया, यानी कि दहेज पर आ जाता है। वो जो दूत आया है ना शादी का प्रपोजल लेके, ठीक है, वो जो दूत आया ना शादी का प्रपोजल लेके, अब डायरेक्ट उससे बात कर रहा है। वो पेंटिंग की बात खत्म हो गई, अपनी पत्नी की बात खत्म हो गई, डायरेक्ट इससे बात हो गई। कह रहा है कि अब ड्यूक सीधे सीधे शादी की असली बात पर आया, यानी कि दहेज पर आ जाता है। वो मेहमान यानी कि जो काउंट का दूत है, जो दूत आया हुआ है, उसको याद दिलाता है कि उसका जो मालिक है काउंट, वो बहुत अमीर और उदार है, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि वो जितना भी दहेज मांगेगा उसे मिल जाएगा। किसे यकीन है? राजा को, फेरारा को, इस राजा को इसको यकीन है, इस ड्यूक को यकीन है कि जो तुम्हारा, उसे कहता है, उस दूत से कहता है कि जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारा काउंट है, जो तुम्हारा काउंट है, वो बहुत उदार किस्म का इंसान है, बहुत सीधा साधा है, बहुत उदार किस्म का है, बहुत अमीर है, बहुत उदार है, और मुझे पूरा यकीन है, ड्यूक कह रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं जितना भी दहेज मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। अपनी पिछली पत्नी की कहानी सुनाकर वो एक तरह से कहीं ना कहीं धमकी दे रहा है, यानी कि इसे डरा रहा है ताकि जाके काउंट को बोले कि हाँ इस टाइप का राजा है। पिछली पत्नी की कहानी सुना दिया ना कि मेरी पत्नी कैसी थी, मैंने मार दिया, इनडायरेक्ट बोला लेकिन बताया, तो एक तरफ का कहीं ना कहीं धमकी दे रहा है कि उसकी नई पत्नी, उसके परिवार की उसकी हर बात माननी होगी। एक तरफ की नई धमकी दे रहा है कि जब वो नई शादी करेगा, नई पत्नी लाएगा, तो हर बात इसकी माननी होगी। किस टाइप का है पूरा बता दिया अपने आप। फिर कह रहा है एज स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट, आगे कह रहा है, एक मिनट कहाँ तक था ये, अच्छा यहाँ तक था ना, डिसअलाउ तक हमने पढ़ा था। फिर आगे कह रहा है दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अबोव्ड एट स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट। फिर कह रहा है कि हालांकि जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, मेरा असली मकसद तो उनकी खूबसूरत बेटी ही है। मतलब यहाँ पे दहेज की बात कर रहा है। हाँ, दहेज की बात करने के बाद अब दिखावा करता है कि उसे पैसे की लालच नहीं है, बल्कि वह तो सिर्फ काउंट की बेटी से, यानी कि जो काउंट है, काउंट की बेटी से ही शादी करना चाहता है। ये शायद एक झूठ है जो सिर्फ अपनी बात को अच्छा दिखाने के लिए कह रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर नोटिस नेपच्यून दो द टेमिंग अ शी हॉर्स थॉट अ रेयरिटी विच क्लास ऑफ द इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्जे फॉर मी। फिर ये लोग नीचे जाते हैं और नीचे जाते जाते एक फिर तस्वीर देखने को मिलती है, एक पिक्चर फिर देखने को रहता है, ठीक है। फिर आगे कहता है ने वी विल गो टुगेदर डाउन, यानी कि नहीं हम साथ में नीचे चलेंगे जनाब। फिर कहता है नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ शी हॉर्स। फिर आगे कहता है कि ड्यूक मेहमान पर अपना अधिकार जताते हुए बड़ी ही टेंडरनेस के साथ दिखावा करता है और उसे अपने साथ नीचे चलने के लिए कहता है कि चलो नीचे चलते हैं। और जैसे वो लोग नीचे जाते हैं तो नोटिस करता है वहाँ पे एक तस्वीर और रहती है। जाते समय से सीढ़ी ऐसे होती है ना, क्या बोलते हैं, सीढ़ियाँ रहती हैं, तो एक पेंटिंग वगैरह सब टंगा रहता है। तो ये लोग जब जा रहे होते हैं नीचे, तो एक पेंटिंग टंगी होती है जिसमें क्या होता है, नेपच्यून होता है, यानी कि समुद्र का देवता की उस मूर्ति को देखिए। वहाँ पे समुद्र के देवता, इस पेंटिंग में समुद्र के देवता रहता है, जो क्या करते हैं, घोड़े को क्या करते हैं, घोड़े को टेमिंग कर रहे हैं, काबू में कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पेंटिंग को, तो फिर कहता है उसे देखिए, अपने मेहमान को कह रहा है जरा नेपच्यून की उस मूर्ति को तो देखिए जो एक समुद्री घोड़े को काबू कर रहा है, जो क्या कर रहा है, जो एक शी हॉर्स को काबू कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही रेयरिटी चीज़ मानी जाती है, जिसे इंसब्रुक के क्लास यानी कि कलाकार ने मेरे लिए ब्रॉन्जे में ढाला है, ठीक है। यानी कि आप इस तरह, ये बहुत रेयर चीज़ है कि एक समुद्र का देवता किसी समुद्री घोड़े को काबू कर रहा है, बहुत रेयर चीज़ है। और जिसे ये किसने किया है, एक इंसब्रुक का क्लास, यानी कि एक कलाकार ने मेरे लिए ब्रॉन्जे में ढाला है, मेरे लिए,
ठीक है। तो जाते जाते ड्यूक और कलाकृति यानी कि जो कला है, कला की ओर इशारा करता है, इस पेंटिंग की तरफ इशारा करता है। उस पेंटिंग में नेपच्यून देवता की मूर्ति है जो समुद्री घोड़े को वश में कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो मूर्ति है सीधे सीधे ड्यूक को ही सिंबलाइज है। जैसे नेपच्यून जो शक्तिशाली देवता है वो एक सुंदर लेकिन जंगली समुद्री घोड़े को काबू में कर रहा है, वैसे ही ड्यूक भी अपनी, अगर देखा जाए, अपनी सुंदर पिछली पत्नी को भी काबू में किया था, उसे मरवा कर। ठीक है। तो पोइट्री का अंत भी ड्यूक के घमंड और अपनी चीज़ों की नुमाइश के साथ होता है, जहां वो फिर एक मशहूर कलाकार का नाम लेकर अपनी शान दिखा रहा है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अब इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये ध्यान रखना, ड्रामेटिक आयरनी है, इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, ड्रामेटिक आयरनी है। जैसे कि डिफिनीशन, ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है? ड्रामेटिक आयरनी तब होता है जब ऑडियंस या रीडर पोइट्री के कैरेक्टर की बातों और कामों का असली मकसद खुद ही किरदार से ज़्यादा गहराई से समझते हैं। यानी बोलने वाले को पता नहीं होता, लेकिन सुनने वाले को उसका असली कैरेक्टर पता चलता है, दिख जाता है। ड्रामेटिक मतलब आयरनी है। हाउ इट्स यूज्ड, कैसे इसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यूज़ किया था? तो ड्यूक थिंक्स ही इज शोकेसिंग हिज पावर, रिफाइनमेंट एंड विक्टिमहुड, बट रीडर्स रिकग्नाइज हिज प्राइड। यानी कि ड्यूक को लगता है कि वो अपनी ताकत, अपनी तहजीब खुद को एक पीड़ित की तरह दिखा रहा था ना, कहानी में हम पढ़ते चले आए हैं, लग रहा था बेचारा पीड़ित, इसकी पत्नी ही खराब थी। तो लेकिन हम यानी कि पढ़ने वाले जो रीडर है उसकी प्राइड, उसकी जेलसी, उसकी टायरनी को पहचान लेते हैं। तो ये एक ड्रामेटिक आयरनी का भी इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे आएंगे, यहाँ पे भी देख सकते हो एग्जाम्पल, ड्यूक कंप्लेन्स अबाउट हिज वाइफ चेयरफुल नेचर बट रीडर्स एडमायर हर सिंप्लिसिटी एंड डिस्पाइज हर क्रुएलिटी। ड्यूक अपनी पत्नी के खुशमिजाज स्वभाव की शिकायत करता है, लेकिन रीडर उसकी सादगी की तारीफ करते हैं, ड्यूक की क्रुएलिटी से नफरत करते हैं। तो ये पूरी पोएम ना इसी ड्रामेटिक आयरनी से भरी हुई है, जिससे ड्यूक अनजाने में अपने बारे में उससे कहीं ज़्यादा बता देता है जितना वो बताना चाहता है। इसमें इन्होंने यूफेमिज्म का भी यूज़ किया है, तो ये भी याद रखना है। यूफेमिज्म क्या होता है? एक पोलाइट इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग हार्श एंड अनप्लीजेंट। ठीक है, यानी कि किसी कठोर, बुरी या अनप्लीजेंट बात को सीधा सीधा ना कहकर, घुमा फिरा कर या बहुत ही टेंडर तरीके से कहना। तो यहाँ पे ड्यूक कैसे यूज़ करता है, देखो यहाँ पे, द ड्यूक अवॉइड सेइंग हर मर्डर्ड हिज वाइफ, इंस्टेड ही यूजेस चिलिंग अंडरस्टेटमेंट। मतलब ड्यूक यहाँ ये कहने से बचना चाहता है कि उसने अपनी पत्नी का खून किया, इसके बजाय वो बहुत ही शांत और डरावने तरीके से अपनी बात को कहता है ना, यही तो हुआ। फिर कहता है, आई गेव कमांड देन ऑल स्माइल स्टॉप द टुगेदर। मैंने हुक्म दिए और सारी मुस्कुराहट एक साथ बंद हो गई। तो ये क्या है? बहुत ही शांत, लगभग एक सरकारी काम जैसा अंदाज है ना, अंदाज है। इस जुर्म को और भी भयानक बना देता है। ये दिखाता है कि भावनाओं से कितना इमोशनली कोल्ड है ना। यानी कि वो किसी चीज़ को बता रहा है कि मर गया, मतलब मैंने मरवा दिया ना बोल के, कितने अच्छे से इसने अपने आप को जुर्म कबूल किया है। यानी कि यूफेमिज्म का यूज़ किया है, घुमा फिरा के बातें की है। सिम्बॉलिज्म भी है, ये भी ध्यान रखना है, सिम्बॉलिज्म। तो प्रतीकवाद का भी इन्होंने यूज़ किया है, यानी कि यूजिंग ऑब्जेक्ट और इमेज टू रिप्रेजेंट डीपर आइडियाज़। सिम्बॉलिज्म क्या होता है? चीज़ों या तस्वीरों का इस्तेमाल करके गहरे विचारों या भावों का दर्शन दिखाना। तो पर्दे के पीछे इन्होंने कैसे यूज़ किया है? तो पोर्ट्रेट बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन के पीछे जो तस्वीर है, यहाँ पे ड्यूक की आदर्श पत्नी का प्रतीक है, जो बहुत चुप है, सुंदर है, पूरी तरह से काबू में है। मतलब वो कर्टेन जिससे सिर्फ ड्यूक ही हटा सकता है, उसकी कब्जे और उसका कब्जा करने यानी कि पजेसिवनेस को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद नेपच्यून टेमिंग शो सी हॉर्स है, ये भी इसमें इन्होंने यूज़ किया है सिम्बॉलिज्म का। ठीक है, नेपच्यून टेमिंग सी हॉर्स ये खुद ड्यूक का प्रतीक है, मतलब एक देवता जैसा शक्तिशाली व्यक्ति को नियंत्रण कर रहा है। उसकी पत्नी भी उसी समुद्री घोड़े की तरह है, बहुत सुंदर, चुलबुली, लेकिन अंत में एक पालतू बना ली गई है। यानी कि ड्यूक भी उसे क्या करता है? टेम करने की कोशिश करता है। जिस तरह नेपच्यून का ये समुद्र देवता है जो उस घोड़े को जिस तरह वो टेम कर रहा है, कोशिश कर रहा है काबू करने के लिए, उसी तरह ड्यूक भी अपनी पत्नी को काबू करने की कोशिश करता है और लास्ट में काबू कर भी लेता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे आएंगे, इंजैममेंट का भी इन्होंने यूज़ किया है। इंजैममेंट क्या होता है? लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्लोइंग इनटू द नेक्स्ट विदाउट पॉज, यानी कि कविता की एक लाइन का बिना रुके, बिना किसी पंक्चुएशन के अगले लाइन में चले जाना। तो इसका ब्राउनिंग साहब ने कैसा यूज़ किया है? तो ये भी ध्यान, ब्राउनिंग ने इसका काफ़ी यूज़ किया है। किसका? इंजैममेंट का, ताकि ड्यूक की बातें आम बातचीत जैसे स्वाभाविक लगे, ताकि बात ख़त्म ना हो, इसीलिए आम बातचीत लगे। इससे उसकी जलन भरी बातें भी एक फॉर्मल और सभ्य पर्दे के पीछे छिपी रहती है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो इन्होंने यूज़ किया है, ये रहा एग्जाम्पल।
रिटोरिकल क्वेश्चन भी है, ये भी ध्यान रखना है। रिटोरिकल क्वेश्चन है जहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, एक ऐसा सवाल जो जवाब पाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात पर जोर देने, एक प्रभाव डालने के लिए पूछा जाता है। इसका यूज़ कैसे हुआ, हाउ इट्स यूज, तो द ड्यूक यूजेस रिटोरिकल क्वेश्चन टू जस्टिफाई हिज एरोगेंस एंड सुपीरियरिटी, हु हैड स्टूप द ब्लेम दिस शॉर्ट ऑफ ट्रिपलिंग। मतलब भला कौन इतना नीचे गिरेगा इस तरह की छोटी मोटी बातों के लिए किसी को दोष दे, है ना। तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। तो ये था आपका माई लास्ट डचेस, मैंने कंप्लीट कर दिया है। कैसा लगा, समझाने की भी कोशिश की है, आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये आपकी LT की 24 क्लासेस है, ठीक है, जो आपकी LT की है। फिर हम इसी तरह क्लासेस करते रहेंगे। अगर आपका फीडबैक, ठीक है, फीडबैक मिला, अपना फीडबैक लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब किया करें, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो हम इसी तरह क्लासेस को करते रहेंगे, ठीक है। और इस क्लासेस भी चलती रहेंगी, PDF भी आपको मिलता रहेगा, और इसकी जो प्रैक्टिस वगैरह है सब करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।